नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 5 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धीरे धीरे करते हुए सीजन 5 अब खत्म हो चला है। आज का किस्सा सीजन 5 का आखिरी किस्सा है। फिर एक नया सीजन आएगा और उस सीजन में एक बार फिर हम आपके बहुत से किस्सों को शामिल करेंगे, तो अपने किस्से भेजना मत भूलिएगा। एक बात और, आज का किस्सा ये मेरा किस्सा है। लगा सीजन 5 का अंत अपने खुद के किस्से से किया जाए। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है मॉनसून। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। बात 2023 की है। ताजा ताजा कोरोना भी गया था और कोरोना के खत्म होते ही बहुत से लोगों का मन किया कि चलिए अपने ट्रैवल प्लान्स को एक बार फिर से जिंदा किया जाए। बहुत से मौकों पर गर्मियों के खत्म होते होते या गर्मियों के सीजन में लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है कि आसपास पहाड़ी इलाकों में घूम आए। क्योंकि मैं शिमला का रहने वाला हूं तो बहुत से मौकों पर हम तो अपने होम टाउन चले जाते हैं। 2022 में काफी कुछ प्लान्स को कोरोना ने धक्का दिया तो 2023 आते ही लगा चलिए शिमला हो आते हैं। ऐसे में घर वालों से मिलना भी हो जाएगा और तफरी भी हो जाएगी। लेकिन 2022 और 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि मॉनसून जो है उसने अपना रौद्र रूप दिखाया। खास तौर पे जो लोग पहाड़ी इलाकों से हैं वो जानते हैं कि 2022 में भी और 2023 में भी मॉनसून ने भारी तबाही मचाई। ना सिर्फ भारी बारिश का सामना करना पड़ा इन सभी शहरों को, बल्कि जान माल की तबाही भी हुई। ऐसे में बहुत से मौकों पर बहुत से पहाड़ी इलाकों में जाना खतरे की बात हो गई। बहुत से लोग इन इलाकों में जाकर फंस गए और उन्हें फिर रेस्क्यू किया गया। लेकिन अगर आपका घर किसी पहाड़ी शहर में है तो आप जानते हैं कि इस तरह के खतरे होते हैं और इस तरह के खतरों से कैसे निपटा जाए। दूसरी बात, अगर आपके घर परिवार के सदस्य इनमें से किसी शहर में हैं तो फिर तो आपको वहां जाना पड़ेगा ही। ऐसे में अगस्त के खत्म होते होते हम लोगों ने प्लान बनाया कि शिमला अपने घर हो आया जाए। मदर शिमला में ही थी, तो ऐसे में चिंता ये भी सता रही थी कि पूरे मॉनसून सीजन में हम उनको दिल्ली लेकर आ नहीं पाए क्योंकि रास्ते सब बंद थे। तो ऐसे में शिमला चला जाए, कुछ समय उनके साथ गुजारा जाए और फिर उन्हें वापस में दिल्ली आ जाए। शिमला में मेरा घर रिजर्व्ड एरिया में है। जो लोग शिमला को पास से जानते हैं उन्हें मालूम है कि विधानसभा जिस जगह पर है शिमला में उसे कैनेडी हाउस कहा जाता है। वहां से एक रास्ता अनाडेल ग्राउंड्स की तरफ जाता है जो आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है। आज भी यह रास्ता पूरी तरह से सुनसान है। ऐसे में इस रास्ते पर बारिश के चलते बहुत जगह लैंडस्लाइड भी हुआ, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड के चलते देवदार के बहुत से पेड़ भी गिरे। इसी रास्ते में कहीं बीच में हमारा घर भी है। ऐसे में इस बात का डर भी लगातार सताता रहा कि कहीं किसी लैंडस्लाइड के चलते घर को नुकसान ना हो और घर से भी ज्यादा घर में रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो। खबर यह भी मिली कि एक छोटा सा लैंडस्लाइड हमारे घर के आसपास भी हुआ और घर की दहलीज तक भी आया। तो ऐसे में ना सिर्फ शिमला जाने की ईगरनेस थी, बस ये भी देखना जरूरी था
कि कैसे मदर को जल्दी से सेफली वापस दिल्ली लेके आया जाए। जैसे ही मौसम में थोड़ा सा सुधार आया और हमें यह खबर मिली कि अब ज्यादातर रास्ते खुल गए हैं, मैं सब परिवार शिमला की ओर रवाना हो गया। वाइफ, बेटी के अलावा मेरा पेट डॉग जूनियर, जो कि एक गोल्डन रिट्रीवर है, उसको ले हम शिमला की ओर चल पड़े। अक्सर दिल्ली में रहने वाले आपके पेट्स जब पहाड़ के किसी इलाके पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि साहब अब आप किसी बेहतर जगह लेकर आए, वरना कहां शहर के बिल्डिंग्स में, कॉम्पाउंड्स में, सड़कों पर ट्रैफिक के बीच आप हमें घुमाते हैं। ऐसे में जैसे ही हम शिमला पहुंचे, और खास तौर पर क्योंकि मेरा घर ठीक जंगल के बीच में है, तो ऐसे में गाड़ी से उतरते ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मेरा गोल्डन रिट्रीवर जूनियर ही रहता है। गाड़ी से उतरते ही वो सरपट दौड़ते हुए अपने घर की ओर भाग गया। जब भी शिमला अपने पुराने घर में जाया जाता है तो एक्साइटमेंट का लेवल दुगना चौगना हो जाता है। ना सिर्फ वहां शांति है, बल्कि चारों तरफ आपका घर जंगल से घिरा हुआ है, और इसके अलावा वहां पहुंचते ही बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। लगभग शाम का समय था जब हम लोग शिमला अपने घर पहुंचे। मॉम से मिलके बहुत बढ़िया लगा। फिर चाय नाश्ता हुआ और फिर रात की तैयारी हुई। और दिनों की बनिस्बत आज मौसम साफ था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मॉनसून जो अपना अभी तक रौद्र रूप दिखाता आया है, अब शायद थोड़ा संभल गया है। एक बात और, हालांकि बहुत से मौकों पर पहाड़ों की बारिश, पहाड़ों का तूफान आपको डराता है, पर मुझे मॉनसून का मौसम पसंद है। बारिश भी मुझे पसंद है। बहुत से लोगों को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमकाहट से डर लगता है, पर मुझे उन दोनों से नहीं परहेज। रात बीती, अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो लगा कि एक बार फिर से बादल घिर आए हैं। पहाड़ों में मौसम का बदलना कोई नई बात नहीं है। पल भर में धूप, पल भर में बारिश, ये सब चलता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह दिन में बदलने लगी, मौसम और खराब होने लगा। यकायक बादल घिर आए, तेज बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने पड़ी, और फिर बारिश शुरू हो गई। दिन के चढ़ते चढ़ते बारिश भी अपने पूरे खुमार पर आ गई। एक बार फिर ये किसी तूफान का अंदेशा था। तेज हवाएं चलने लगी। बारिश और बादल की गड़गड़ाहट भी पुरजोर होने लगी। ऐसे में मॉम ने बताया कि एक बार फिर यही लगने लग गया है कि एक बार फिर मौसम बहुत खराब होने वाला है, और मौसम के खराब होते ही जो डर सताने लगता है वो ये कि कहीं फिर से लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं फिर से किसी जगह से बादल फटने की खबर ना आ जाए। बहरहाल क्योंकि मौसम अब बहुत खराब हो चुका था, अगर आप ऐसे इलाके में हैं जो निर्जन है, जंगल के बीच में है, तो आम दिनों में आपको बहुत मजा आने वाला है। चारों तरफ शांति रहती, और अगर आप शहर से आए हैं, शहर की गहमा गहमी से, तो आपको ये बहुत सुकून देती है। लेकिन जब मौसम का मिजाज बिगड़ता है तो ऐसे में जंगल के बीच आपका घर आपको चिंता में भी डालता है। आपको लगने लगता है कि कहीं से कोई बड़ा पेड़ आपके घर पर गिर सकता है, कहीं से बादल फटकर आपके घर के आसपास आ सकता है, क्योंकि चारों तरफ बरसाती नाले भी खूब होते हैं। खैर, सब अपने अपने मन में थोड़ी सी चिंता तो लिए हुए थे, पर कुल मिलाकर क्योंकि आप सबके बीच घर के अंदर थे, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का अंदेशा भी था। यूं ही बातचीत करते हुए समय बीतने लगा। फिर रात हो गई। शिमला में मेरा ये जो घर है, ये अंग्रेजों के जमाने का था। पूरा फर्श लकड़ी का है, टीन की छत है, और छत और सीलिंग के बीच में एटिक है। ऐसे में बारिश, ओले या तूफान का शोर उतना तो सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको बारिश तेज पड़ती है, या अगर बादल तेज गड़गड़ाते हैं, या बिजली चमकती है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर तक डरा भी जाती है। चारों तरफ घर के जो खिड़कियां हैं, उस पर भी बारिश की बूंदें
पूरे जोर से पड़ती है। शिमला में जो मेरा कमरा है, जो हमारा बेडरूम है, वो बाहर की ओर है, जिसमें चारों तरफ से शीशे हैं, और फिर वही कमरा जो है बरामदे में खुलता है, जिससे बाहर का टेरेस दिखाई देता है और जंगल दिखाई देता है। और रात को वहां खामोशी तो रहती ही है, साथ ही आपको दूर पहाड़ों पर टिमटिमाती सी बत्तियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा खूब अंधेरा रहता है। कहानी को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये किस तरह से बसा हुआ है। ये 2 मंजिला मकान है, जिसके ऊपर वाली मंजिल पर हम रहते हैं और हमारे साथ में एक बंगाली परिवार है, जिसमें मेरा एक घनिष्ठ मित्र अनूप अपनी बीवी और परिवार के साथ रहता है। एक बात और, मेरी तरह अनूप के पास भी 2 डॉग्स हैं। मैं भी इस बार अपने डॉग जूनियर के साथ शिमला गया था, तो जहां हम लोग भी मिले तो दोनों डॉग्स और मेरे डॉग को आपस में मिलने का भी मौका मिला। और जहां हम डर रहे थे, पर आपस में इन तीनों की दोस्ती खूब हो गई। दिन भर बारिश के बीच, तूफान के बीच एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहे, घर के अंदर धमाकचौड़ी मचाते रहे। इसी मकान की नीचे वाली मंजिल पर 2 घर और हैं। उनमें से एक घर में हमारा एक दूसरा मित्र रहता है, जबकि दूसरा घर अब बंद है। और जो मित्र नीचे की मंजिल पर रहता है, वो भी किसी काम की वजह से देहरादून गया हुआ था। और क्योंकि इस बीच बारिश होने लगी, मॉनसून का माहौल बिगड़ गया, तो वो भी देहरादून में ही रुक गया। तो उस रात, जिस रात तूफान अब पूरा जोर पकड़ चुका था, ऊपर वाली मंजिल पर हम और साथ में हमारे बंगाली परिवार, और नीचे वाली मंजिल खाली। नीचे वाली मंजिल भी कुछ इस तरह से बनी हुई है कि टेरिस से लगते हुए 2 बरामदे हैं, जिनमें आप रुक सकते हैं और वहां से होकर फिर आप घरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। करीबन 10:30 या 11 बजे रात का समय था। आमतौर पर पहाड़ों में जब मौसम खराब हो तो आप जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं है। ऐसे में टीवी का नेटवर्क भी आपका साथ छोड़ देता है। खाना खा, बतिया कर अब हम अपने कमरों में सोने की तैयारी कर चुके थे। ठीक 11, साढ़े 11 का समय था जब अचानक मेरे डॉग जूनियर ने कमरे से बाहर निकल बरामदे में खड़े हो तेज तेज भौंकना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि अक्सर जूनियर बहुत ही साइलेंट डॉग है और उसका भौंकना आमतौर पर हमें सुनाई नहीं देता है, अनलेस की कोई ऐसी बात हो जो शायद उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज हो। आमतौर पर मेरा जूनियर कम भौंकता है। हमें एक बार को ये लगा नींद खुलते ही कि शायद नई जगह है, तूफान या बारिश की गड़गड़ाहट को सुन वो भौंक रहा है, पर उसका भौंकना बदस्तूर जारी रहा। बहुत बार बुलाने पर भी जब उसने भौंकना जारी रखा तो हमें सुनाई दिया कि दूसरी तरफ से जो 2 जर्मन शेपर्ड्स हैं वो भी अब भौंकने लगे। शायद एक दूसरे के साथ बातचीत करने की कोशिश हो रही थी। ऐसे में नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी और तूफान अपने पूरे खुमार पर जारी था। बड़ी मुश्किल से जूनियर को मैंने चुप कराया और पड़ोसी अनूप ने अपने दोनों डॉग्स को चुप कराया। जूनियर को लेकर मैं अपने बिस्तर पर आया और कहीं वहीं आसपास मेरे पैरों पर जूनियर सो गया। हमें लगा कि शायद तूफान के चलते या बारिश के शोर से जूनियर के ध्यान में भी खलल आया होगा या इसकी नींद में भी खलल आया होगा, इसीलिए शायद भौंकना शुरू किया। बात आई गई। सुबह मुझे जल्दी उठने की आदत है। करीबन 6, साढ़े 6 का समय था जब मेरी नींद खुली। मेरी नींद खुलने की वजह यह थी कि नीचे से एक बार फिर मुझे डॉग्स के भौंकने की आवाज आ रही थी। इस समय यह भौंकना जूनियर का नहीं था, बल्कि दोनों जर्मन शेपर्ड्स का था। साथ ही मुझे अनूप की वाइफ रंजू की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो अपने डॉग्स को चुप कराने की कोशिश कर रही थी।
मैं अपने कमरे से निकल बाहर बरामदे में आया तो नीचे नीचे मुझे रंजू दिखाई दी। तो मैंने रंजू से पूछा कि क्या बात है, ये रात को भी भौंक रहे थे और अभी भी लगातार भौंक रहे हैं। तो रंजू ने मुझे कहा कि देखिए नीचे शायद कोई है। जैसे ही मैं नीचे टेरेस पर पहुंचा, मैंने देखा कि निचली वाली मंजिल पर जो बाईं तरफ का घर है जो बंद रहता है, उसके बरामदे में 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये एक तूफानी रात थी, लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे में कैनेडी हाउस से नीचे इस जंगल के रास्ते पर उतर हमारे घर की ओर आने का साहस बहुत कम लोग कर पाते। ऐसे में ये 2 नौजवान लड़का और लड़की कैसे यहां पहुंचे, ये सबको हैरत में डाल रहा था। दोनों ने सिर्फ शर्ट और टी-शर्ट टाइप के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा भी नहीं था कि ये पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि रात कहीं जंगल में गुजारनी पड़ सकती है। दोनों को देखकर ही लग रहा था कि ये लोग काफी यंग थे। एक बार को तो देखने पर यह भी लगा कि शायद दोनों नाबालिग हैं। चिंता की बात यह थी कि कहां से ये दोनों इस जगह पहुंच गए और पूरी रात ये यहीं पर थे। अब पूरा मामला समझ में आया कि क्यों रात के वक्त जूनियर और ये दोनों डॉग्स, जर्मन शेपर्ड्स, रात के उस पहर भौंक रहे थे। जैसे ही मैंने लड़के से बात की तो उसने बताया कि हाँ, तकरीबन उसी समय ये लोग नीचे उतर कर आए और बारिश से बचने के लिए इस बरामदे में आकर रुक गए। नाबालिग लड़का और लड़की को देख सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। दूसरा, अगर ये नाबालिग हैं तो कैसे इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए। मैंने इन दोनों लोगों से बातचीत करनी शुरू की। लड़की को छोड़ मैं सबसे पहले लड़के से बात करने लगा। उसने मुझे बताया कि ये दोनों लोग नाबालिग नहीं हैं। उसने बताया कि वो 19-20 साल का है और लड़की भी करीबन 19 साल की ही है। हालांकि दोनों की शक्लों से ये लग रहा था कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने लड़का और लड़की से फिर उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए कहा। ऐसे में दोनों लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि आप अपना फोन दिखाइए या अपने फोन से अपने माँ बाप को फोन कीजिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे पास फोन भी नहीं है। एक मन तो किया कि इनकी तलाशी ली जाए और फोन निकाला जाए और फिर इन्हें कहा जाए कि अपने परिवार वालों को सूचित करें। दूसरा मन यह भी कह रहा था कि ये लोग मालूम नहीं किस हालात में यहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में या तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए और फिर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इनके पेरेंट्स को बुलाएगी। मैंने उस लड़का और लड़की से यह भी पूछा कि आप लोग यहां कैसे आए और आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहां किसी का घर है और यहां आप आसरा ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए थे। हम लोग कैनेडी हाउस से नीचे उतरे और फिर हमें यहाँ पे थोड़ी सी लाइट दिखाई दी और इसी लाइट को देखते हुए हम लोग यहाँ आ गए और क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी तो हम नीचे आके रुक गए। जब मैंने इनसे पूछा कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं तो इन्होंने कहा कि हम शिमला के ही हैं और ये जो लड़की है मेरी महिला मित्र है, ये हॉस्टल में रहती है और क्योंकि ये हॉस्टल में वापस नहीं जा सकती थी तो रात में मेरे साथ आ गई। ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कहीं और जाने का, तो हम यहाँ आकर रुक गए। क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था तो हम किसी होटल या किसी लॉज में भी नहीं जा सकते थे। एक मन तो किया कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए, लेकिन उनकी शक्लें देख मुझे लगा कि शायद पुलिस के पास इन्हें भेजना ठीक नहीं होगा। मैंने पहले तो लड़का और लड़की दोनों को खूब डांटा और फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं पुलिस में आप लोगों को नहीं दे रहा हूं,
आप चुपचाप अपने हॉस्टल और अपने घर जाएं। इस तरह रात बेरात लड़की के साथ किसी भी जगह जाना, सुनसान इलाकों में घूमना ना तो आपके लिए ठीक है और ना ही इस आपकी महिला दोस्त के लिए ठीक है। उनके बीच किस तरह का रिश्ता था, वो किस हालात में यहाँ पहुंचे, इस सब की जानकारी लेना मैंने ठीक नहीं समझा। और आमतौर पर इस स्थिति में शायद आप लोग भी यही करते हैं। मेरी बात सुन ये लोग थोड़ा डर तो गए और फिर ये कहने पर कि आप यहाँ से चले जाइए, ये दोनों लोग वहां से चले गए। हम लोग अभी भी इसी बात को ले हैरत में थे कि कैसे सिर्फ एक शर्ट और टी शर्ट में इस भयानक मौसम के बीच, इस भयानक सर्दी में पूरी रात ये इसी बरामदे में खुले में रहे। मौसम खुल चुका था, हालांकि हमारी नींद तो इस प्रसंग से खुली, पर अब लगा कि मौसम खुल चुका है तो बाकी के काम भी निपटा लिए जाएं। उस दिन का प्लान कुछ ये था कि शिमला से अब अपने गांव की ओर जाया जाए। प्रॉपर्टी के संदर्भ में वहां पर कुछ काम था। ऐसे में गांव की पंचायत से एक फैमिली सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मौसम कुछ और साफ हुआ तो मैं और मेरी वाइफ अब हम लोग गांव की ओर चल पड़े। हमारे साथ मेरा एक मित्र भी गया, संदीप कंवर उर्फ सनी, जो मेरा बचपन का दोस्त है, वो भी हमारे साथ चल पड़ा। हमारा गांव शिमला से करीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका नाम है बादल। और उससे ठीक 3-4 किलोमीटर पहले अर्की में हमने अपना एक और घर बनाया है। तो गांव की ओर जाते हुए अर्की पर मैंने अपनी वाइफ को उतारा और मैं और सनी अब गांव चले गए। अर्की में जहां मैंने अपनी वाइफ को उतारा वहां भी हमारे पड़ोस में हमारे ही गांव के कुछ और लोग रहते हैं। तो ऐसे में वो लोग आपस में बातचीत कर समय बिताने लगे और इस बीच हमने सोचा कि मैं और सनी गांव से पंचायत जाकर फैमिली सर्टिफिकेट ले आते हैं। जैसे ही हम लोग गांव की पंचायत पर पहुंचे, मुझे मेरी वाइफ का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं व्हाट्सएप पर एक पिक्चर भेज रही हूं और उस पिक्चर को देखकर आप बताएं कि जो रात को या सुबह जो लड़का लड़की आपको दिखे थे बरामदे में, क्या ये वही हैं? यहां मैं आपको ये बता दूं कि मेरी वाइफ ने सुबह उन लोगों को नहीं देखा था क्योंकि वो घर के अंदर ही थी। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप पे वो पिक्चर देखी, मैं उन दोनों को पहचान गया। आमतौर पर किसी चेहरे को एक बार देख पहचान पाना मुश्किल होता है, पर यह बात ताजा ताजा ही हुई थी। तो ऐसे में उनकी शक्लें अभी तक मुझे याद थी। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि हां, मैं इनको जानता हूं। क्या बात हुई है कि इसी बीच पंचायत में गांव के बाकी लोग भी खड़े थे और उनमें भी कुछ सुगबुगाहट चल रही थी। पटवारी के आते ही मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं, पहले यहां का काम निपटा लिया जाए। इस बीच गांव के कुछ एक लोग मेरे पास आए और हाय हेलो के बाद उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि हमारे गांव में एक हादसा हो गया। हमने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कल यहां से आप ही के दूर के रिश्तेदारों के परिवार में से एक लड़का और एक लड़की घर छोड़कर भाग गए। अनुमान यह है कि वो लोग शायद आगरा या लखनऊ जाने की बात कर घर से भाग गए। प्रेम प्रसंग का मामला था। दूसरी बात उन्होंने मुझे यह कहा कि देखिए, ये दोनों के दोनों जो हैं नाबालिग हैं और लड़का शायद बालिग है पर लड़की तो पूरी तरह से नाबालिग है। ऐसे में आपस की रिश्तेदारी में भी ये लोग एक दूसरे पर कानूनी दांव पेच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मुझे ये बात याद आई कि अभी अभी व्हाट्सएप पर मुझे एक फोटो आई है। मैंने अपना फोन खोला, व्हाट्सएप पर जैसे ही मैंने वो फोटो गांव के दूसरे लोगों को दिखाई तो उन्होंने कहा, हाँ, यही दोनों लोगों की हम बात कर रहे हैं।
मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया। ऐसा कोइंसिडेंस आपकी जिंदगी में कम होता है। रात को कोई आपके घर के नीचे तूफानी रात में आता है, सुबह आप देखते हैं कि वो एक लड़का और लड़की हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते। अगले दिन या उसी दिन आप गांव पहुंचते हैं और गांव पहुंचकर पता लगता है कि जो लड़का लड़की आपने सुबह देखा जिन्हें, वो आपके दूर के रिश्तेदार हैं और भाग कर आए हैं। जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि हाँ, ये दोनों सुबह मेरे घर के नीचे थे, गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दौड़ भाग कर उन्होंने दोनों परिवार के सदस्यों को बुलाया और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों ही लड़का और लड़की के परिवार वाले दूर के रिश्तेदार थे। अक्सर गांव में पूरा गांव ही आपका साझा रहता है, कहीं ना कहीं से परिवार का कोई रिश्ता निकल ही आता है और ये कुछ समीप के रिश्तेदार थे। जैसे ही उन्हें यह मालूम हुआ कि मैंने इन दोनों को अपने घर के नीचे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने तो ये सोचा कि ये दोनों नाबालिग अगर हैं, शायद पुलिस के पास इन्हें भेजना ठीक नहीं होगा। ऐसे में मैंने उन्हें चेतावनी देते हुए अपने वहाँ से भेज दिया। परिवार के लोगों को मेरी बात सुनकर थोड़ा ढांढस बना। मुझे भी अब ये बात समझ आई कि शायद मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो मुझे जानते थे। और अगर वो मुझे जानते भी नहीं थे तो उन्हें यह मालूम था कि उनके रिश्तेदार का घर शहर के उस कोने में है। और रात को जब उनके पास कहीं और जाने का कोई चारा नहीं था तो उन्हें लगा इससे सेफ जगह उनके पास और दूसरी नहीं हो सकती। वो आए तो शायद इस अंदेशे के साथ थे कि वहां कोई नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने वहां लाइट जलती हुई देखी होगी तो उन्हें लगा कि ऊपर ना जा, नीचे छुप जाया जाए। शायद कहीं उनके मन में ख्याल रहा होगा कि अगर ऊपर कोई नहीं होगा तो हम ताला वाला तोड़कर बाहर के बरामदे का शायद अंदर जाकर बैठ जाएंगे और फिर हमें वहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फोन पर जब आपको किसी अनजान नंबर से कोई फोन आता है और वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना, तो आप किसी ना किसी चिंता में आ जाते हैं। आपको लगता है कौन है, कैसा है। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तूने मुझे पहचाना, तो आपको ये लगता है कि आप दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। मैं उनको नहीं जानता था, पर शायद उन्हें मेरे बारे में पूरी जानकारी थी। और अब उनके माँ बाप भी मुझसे ही कह रहे थे कि वो शायद इसीलिए वहाँ गए क्योंकि बातों ही बातों में हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे रिश्तेदार का घर उस फॉरेस्ट रोड पर है। मेरी बात से एक बात और क्लियर हो गई कि वो जो लखनऊ और आगरा जाने की बात कर रहे थे वो शायद पूरी तरह से सच नहीं थी। अभी भी वो लोग ज्यादा दूर नहीं निकले थे और अगर पुलिस कोशिश करे तो उन्हें ढूंढ सकती है। ऐसे में मैंने उनके परिवार के सदस्यों को बोला कि अगर लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग है तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया जाए। पुलिस को हालांकि वो इन्वॉल्व कर चुके थे, लेकिन पुलिस की पूरी खोजबीन जो है दूसरे इलाकों की तरफ चल रही थी। फिर उन्होंने फोन पर मेरी थानेदार से बात भी करवाई और मेरी थानेदार से बात होने के बाद अब पुलिस का पूरा ध्यान शिमला और शिमला से बाहर जाने वाली दूसरे शहरों की तरफ हो गया। बहरहाल मैंने अपना काम निपटा मैं शायद शिमला में 1-2 दिन और रहा। इस बीच मुझे 1-2 बार और अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिला। अभी भी लड़का और लड़की को ढूंढा जा रहा था। फिर मैं काम निपटा, मॉम को ले वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के कुछ एक दिनों के बाद मुझे मेरे एक दूसरे कज़न का फ़ोन आया और उस मेरे कज़न ने मुझे बताया कि आपके दोनों रिश्तेदार पकड़े गए। हैरत की बात यह थी कि शिमला से निकल वो लोग देहरादून पहुंच गए थे। और पुलिस की थोड़ी प्रशंसा करनी होगी और थोड़ी शायद मेरी भी, जिसने उन्हें इनिशियल क्लू दिया कि देहरादून से उन्हें पकड़ वापस लाया गया। इस बीच परिवार के बीच आपस में काफी कहासुनी भी हुई। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों पर केस भी किया
और फिर शायद कुछ ले दे के या बातचीत कर मामले को निपटाया गया। कुल मिलाकर अगर इस पूरे किस्से का सार देखा जाए तो यह है कि शायद बहुत से मौकों पर आप लोगों को नहीं पहचानते, पर बहुत से मौकों पर लोग आपको पहचानते हैं। तो ऐसे में बहुत से कोइंसिडेंस आपकी जिंदगी के साथ हो सकते हैं जिनका शायद आपको पहले से इल्म ना हो। शिमला के उस ट्रिप में हमने मॉनसून का मजा तो लिया, साथ ही इस कोइंसिडेंस का मजा भी लिया। तो दोस्तों, ये था किस्सा मॉनसून, और मॉनसून के साथ ही हम इस सीजन को अब यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। किस्से के हिस्से का ये सफर जारी रहेगा और जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए सीजन में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।